हेलो एवरीवन, आई एम अनुश्री और आप सभी का स्वागत है माइंड बूस्टिंग क्लासेस पर। तो इस वीडियो में मैं क्लास 7 एनसीईआरटी इंग्लिश हनीकॉम की बुक का चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने जा रही हूं। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बिफोर यू रीड आपको सबसे पहले दिया गया है, देख लेते हैं। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस, एक राजा है, उसके 3 सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम, और वो उन आंसर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है उन तीनों प्रश्नों के। व्हाट आर दी क्वेश्चंस? तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उसके क्या क्वेश्चंस है और जानेंगे डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, क्या किंग जिन आंसर्स को जानना चाहता था उसको वो आंसर्स का पता चला, उन क्वेश्चंस की आंसर्स का पता चला और जो भी वो चाहता था वो उसे मिला। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग से चैप्टर को शुरू करते हैं। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. तो यहाँ पर एक थॉट एक किंग के मन में आया, यानी एक राजा है, उसके मन में एक विचार आया। उसे लगा कि वो कभी भी फेल नहीं हो सकता, कभी भी असफल नहीं हो सकता अगर उसे 3 प्रश्नों के उत्तर पता चल जाए, वो 3 चीज़ें जान जाए। These 3 things were, अब वो 3 चीज़ें क्या थीं जो वो जानना चाहता था और वो सोच रहा था कि इन 3 चीज़ों को मैं जान लूँगा तो भाई कभी मैं फेल ही नहीं हो सकता, तो मैं कभी असफल ही नहीं हो सकता। तो वो 3 चीज़ें क्या थीं? तो पहली चीज़ थी व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। उसका फर्स्ट क्वेश्चन उसके माइंड में क्या आया कि सबसे सही समय क्या है किसी भी चीज़ को शुरू करने का, राइट टाइम क्या है किसी भी चीज़ को की शुरुआत करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन जो था वो है विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों की सुननी चाहिए। और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसकी क्या चीज़ थी, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। तो देखिए तीनों ही क्वेश्चन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। वो सोच रहा था कि ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मुझे कहीं से भी मिल जाए, किसी भी सज्जन व्यक्ति, कोई भी सज्जन व्यक्ति मुझे इन 3 प्रश्नों का उत्तर बता दे तो मैं कभी असफल नहीं हो सकता। तीसरा प्रश्न का ये मतलब है वो सोच रहा था वो कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ क्या है उसके लिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, यानी उसके लिए उसके करने के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। तो 3 क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर वो जानना चाह रहा था। सबसे पहला कि किसी भी चीज़ की शुरुआत करने का सही समय क्या है, कैसे लोगों की उसे सुननी चाहिए, कौन कौन से लोग हैं जिसकी उसे सुननी चाहिए, और क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है उसके लिए। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस उसके माइंड में थे, तो याद रखिएगा इन तीनों क्वेश्चंस को। The king therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. फिर किंग ने क्या किया, बहुत सारे मैसेंजर्स भिजवा दिए, यानी बहुत सारे लोग भिजवा दिए संदेश लेकर पूरे उसके किंगडम में, यानी सबको ये खबर उसने फैला दी कि भाई ये 3 क्वेश्चन मेरे मन में आए हैं, इसका कोई भी व्यक्ति मुझे जवाब दे तो मैं उसको लार्ज सम ऑफ मनी दूंगा। लार्ज सम ऑफ मनी यानी ढेर सारा पैसा दूंगा अगर कोई मुझे इन 3 प्रश्नों के उत्तर बता दे तो। और ये उसका वादा था। टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, ठीक है, कोई भी इन 3 क्वेश्चंस का आंसर दे दे मैं तो उन्हें बहुत बड़ा लार्ज सम ऑफ मनी देने वाला हूँ। उसने ऐसी खबर फैला दी। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत सारे सज्जन व्यक्ति राजा के पास आते भी हैं, लेकिन वो उनके क्वेश्चंस का, राजा जी के क्वेश्चंस का अलग अलग जवाब देते हैं। तो पहला कहता है इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। कुछ तो कहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के जवाब में कि अगर आपको ये जानना है कि कौन सा समय मेरे लिए किसी चीज़ को शुरुआत करने का सही है तो उसके लिए आप टाइम टेबल बनाओ, उसके बाद उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, यानी टाइम टेबल बनाकर ही आप हर काम उसके प्रॉपर समय पे कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद कोई कहते हैं अदर्स से दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। दूसरे कहते हैं कि ये तो असंभव है किसी भी समय का पता लगाना
मतलब एडवांस में, यानी जैसे मान लो कोई भी काम आप करने वाले हो उसका पहले से तो पता नहीं लगा सकते कि उस काम को करने का एकदम सही समय क्या है, क्या वो काम शाम को करना चाहिए, कल करना चाहिए, तो सही समय क्या है उस काम को करने का, ये तो मतलब पहले से ही आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, एडवांस में आप राइट टाइम डिसाइड नहीं कर सकते हो, जब समय आएगा तब वो खुद ही हो जाएगा। ये तो असंभव है कि आप पहले से ही डिसाइड कर लो एडवांस में ही कि वो काम, उस काम को करने का सही समय क्या है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई ये तो असंभव है। द किंग शुड नोटिस all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time। किंग हर किसी की सुनता है, ठीक है, और वही करता है जो उस समय पे उसे करना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर बहुत सारे, बेसिकली क्या बोला गया है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग एडवाइस दे रहे हैं कि ये सही समय है, आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। ठीक है, हर कोई अलग अलग डिफरेंटली जवाब दे रहा है। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। अब देखो, काउंसिल यहाँ पर एक न्यू शब्द है जिसका मतलब आपको नहीं समझ आया होगा, तो इसका क्या मतलब है? ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और मेक रूल्स। तो देखिए, काउंसिल ऐसे लोग, काउंसिल क्या होता है? ग्रुप, किसी भी मतलब कई लोगों का ऐसा ग्रुप और समझदार व्यक्तियों का ऐसा ग्रुप जो कि एडवाइस देने के लिए चुने जाते हैं या फिर रूल्स बनाने के लिए चुने जाते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि आपको तो काउंसिल की ज़रूरत है, काउंसिल ऑफ वाइज मैन, सज्जन व्यक्ति का आप कोई ग्रुप बना लीजिए और उस सज्जन व्यक्ति आपको फिर सही सही एडवाइस देते रहेंगे। ठीक है, दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। अब वो लोग कहते हैं काउंसिल इसलिए ज़रूरी है, यानी लोगों का ग्रुप इसलिए ज़रूरी है आपके लिए क्योंकि एक पर्सन डिसाइड नहीं कर सकता आपके इतने सारे सॉल्यूशंस, इतने सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस। आप एक पर्सन डिसाइड नहीं कर सकता कि आपके किस समय को करने का क्या राइट टाइम है। ठीक है, बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। कुछ कहते हैं कि भाई काउंसिल की कोई ज़रूरत नहीं है, काउंसिल होता है सज्जन व्यक्तियों का एक ग्रुप, है ना, तो काउंसिल की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें बहुत अर्जेंट होती हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप उन अर्जेंट चीज़ों को भी काउंसिल से पूछ कर ही करो, क्योंकि वो बहुत अर्जेंट होती हैं, तो उनको आपको किसी भी डिसीजन के, बिना किसी डिसीजन के कर देना चाहिए। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magician could do that. The king therefore would have to go to the magicians. कुछ लोग कहते हैं कि किसी चीज़ को करने का सही समय क्या है, इसके लिए आपको फ्यूचर जानना पड़ेगा। ठीक है, और फ्यूचर कौन जान सकता है? फ्यूचर सिर्फ मैजिशियंस, यानी जो जादूगर होते हैं वो ही पता लगा सकते हैं, तो इसके लिए राजा को मैजिशियंस के पास जाना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसी एडवाइस देते हैं, तो सबसे वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, मतलब अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन पे भी अलग अलग लोग अलग अलग एडवाइस देते हैं। सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स। काउंसलर क्या होता है? जो काउंसिल है उसके मेंबर को हम काउंसिलर कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा काउंसिल क्या है। काउंसिल ऐसे लोगों का ग्रुप है जो लोग एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, और जो लोग इस काउंसिल में बैठे होते हैं उन लोगों को हम काउंसिलर्स कहते हैं। ठीक है, तो some said that the people most necessary to the king were his counselors। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था? देखो, सेकंड क्वेश्चन ये था, what people शुड ही लिसन टू, यानी किन लोगों की उसे सुननी चाहिए। तो राजा के दूसरे क्वेश्चन का जवाब में उसे अलग अलग लोग अलग अलग बातें बताते हैं। कुछ कहते हैं कि आपके जो दरबारी हैं, आपके जो काउंसिलर्स हैं, जो काउंसिल के मेंबर्स हैं, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे कहते हैं कि प्रिस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, कुछ कहते हैं डॉक्टर इंपॉर्टेंट है, कुछ कहते हैं कि जो पंडित होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कि आपके जो सैनिक हैं वो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब थर्ड क्वेश्चन का भी उसे अलग अलग जवाब मिलता है। सम सेड साइंस, कुछ कहते हैं कि साइंस, दूसरे चूज फाइटिंग्स, एंड येट अदर रिलीजियस वर्कशिप। अब देखो, थर्ड क्वेश्चन उसका क्या था? व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, यानी आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? तो राजा के लिए
सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है जो उसे करनी चाहिए। कुछ कहते हैं कि आपको साइंस जो विज्ञान है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ कहते हैं कि फाइटिंग आपको वार करती रहनी चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ कहते हैं रिलीजियस वर्कशिप यानी पूजा पाठ, ये जो चीज़ें हैं रिलीजियस वर्कशिप जो होता है वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गैव नो रिवार्ड। अब किंग को किसी का भी आंसर अच्छा नहीं लगा और सारे आंसर्स जो थे बहुत डिफरेंट थे एक दूसरे से। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। राजा किसी से भी सेटिस्फाई नहीं हुआ और किसी को भी उसने रिवार्ड नहीं दिया। फिर देखिए, instead he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom। अब hermit का क्या मतलब होता है? A person who lives alone and leads a simple life। hermit वो लोग होते हैं जो कि अकेले रहते हैं और एक सिंपल जिंदगी जीते हैं। यानी मान लो यहाँ पर पूरी दुनिया, मतलब दुनिया से एकदम दूर शांति में अकेले रहकर एकदम सिंपल जिंदगी जीना, ठीक है। वहीं के फ्रूट काट लिए, कहीं शॉप, मतलब जैसे फैशन वैशन नहीं, एकदम आराम से वो रह रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल लाइफ जीना, दुनिया से अलग, दूर, अकेले सिंपल लाइफ जीने वाले लोगों को हम हेरमिट कहते हैं, शांति में सबसे दूर, ठीक है। तो उन्होंने सोचा, राजा ने क्या सोचा, एक बहुत जाने माने हेरमिट थे, वो बहुत ज़्यादा सज्जन माने जाते थे और माना जाता था वो बहुत होशियार है। तो राजा ने सोचा कि भाई मैं तो इन्हीं की एडवाइस लूँगा, इन्हीं हेरमिट के पास जाकर हम लोग देखते हैं। द हेरमिट लिव्ड इन अ वुड। अब यहाँ वुड का क्या अर्थ है? वुड का मतलब तो होता है लकड़ी। तो क्या आप ये समझेंगे कि हेरमिट एक लकड़ी में रहता है? नहीं, इस वुड का मतलब है अ स्मॉल फॉरेस्ट, यानी एक जंगल, छोटा जंगल। हेरमिट जंगल वाले इलाके में रहा करते थे। एंड ही नेवर लेफ्ट। और शुरू से ही वो वहीं रह रहे थे, उन्होंने कभी भी वो जगह नहीं छोड़ी। जैसे होता है ना, यहाँ पहले थे, यहाँ से शिफ्ट कर लिया इधर, फिर यहाँ से शिफ्ट कर लिया इधर, नहीं, वो एक जगह से ही रह रहे थे हमेशा से, ठीक है। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। अब देखिए, अब हेरमिट जो थे वो बहुत सिंपल व्यक्ति थे, तो उन्होंने सिंपल लोगों को ही देखा था। तो राजा को लगा अगर मैं गहने वहने पहनकर जाऊंगा, अपने सिपाहियों के साथ जाऊंगा, तो हेरमिट को पता चल जाएगा कि मैं तो बहुत ज़्यादा जो है रिच आदमी हूँ, मैं राजा हूँ। और वो ऐसा नहीं चाहते थे कि हेरमिट जो है ये समझे कि वो बहुत ज़्यादा महान व्यक्ति हैं या बहुत ऊंचे हैं, तो वो नहीं चाहते थे। उन्होंने भी क्या किए, उन्होंने भी ऑर्डिनरी कपड़े पहन लिए, आम लोगों की तरह बनकर राजा गए हेरमिट के पास। बिफोर ही रीच द हेरमिट हर्ट द किंग लेफ्ट हिज horse with the bodyguard and went on alone। अब राजा ने सोचा कि मैं अकेला ही चलता हूँ, बॉडीगार्ड को लेकर नहीं जा रहा। तो उसने अपना घोड़ा छोड़ दिया बॉडीगार्ड के साथ और अकेले ही वो चले गए हेरमिट के पास। एज द किंग केम नियर द हेरमिट हर्ट he saw the hermit digging the ground, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ हिज हट। यानी उन्होंने देखा, जैसे ही राजा पहुंचे हेरमिट के पास, उन्होंने देखा कि जो हेरमिट है वो तो गड्ढा खोद रहे हैं, ठीक है, यानी डिगिंग द ग्राउंड, यानी गड्ढे को खोद रहे हैं, जमीन खोद रहे हैं। ही ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। उन्होंने हाय हेलो किया, मतलब ग्रीटिंग करी राजा से, ठीक है, और उसके बाद दोबारा से अपने काम में व्यस्त हो गए। द हेरमिट वॉज ओल्ड एंड वीक। जो हेरमिट थे वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़े थे और बहुत ही ज़्यादा वीक यानी कमज़ोर लग रहे थे। एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैविली। जैसे वो काम कर रहे थे तो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे थे, ऐसा लग रहा था वो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। द किंग वेंट अप टू द हेरमिट एंड सेड। किंग हेरमिट के थोड़े और पास जाते हैं और बोलते हैं, आई हैव कम टू यू वाइज हेरमिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो पास जाते हैं हेरमिट के और बोलते हैं कि वो बोलते हैं, वाइज हेरमिट, मैं आपके पास 3 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आया हूँ। तो वो तीनों क्वेश्चन बता देते हैं। पहली चीज़, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, यानी किस सही चीज़ को कौन से सही समय में करना चाहिए, किसी भी चीज़ को करने का सही समय क्या होता है। पहला प्रश्न ये था। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे किन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कौन से लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर अफेयर्स का मतलब है थिंग्स, मैटर्स या बिजनेस, यानी कौन सी चीज़ें, कौन से मैटर और कौन सा बिजनेस मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द हेरमिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। हेरमिट ने बात तो सुन ली राजा की, लेकिन कुछ बोला नहीं। वो अपने काम में ही वापस से शुरू हो गए। वो डिगिंग करते जा रहे थे, यानी देखो इस तरीके से गड्ढा ही खोदते जा रहे थे। देखो हैमर से वो हैमर नहीं, प्लस से वो गड्ढा खोद रहे हैं, ठीक है। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। यानी स्पेड ले लेता हूँ मैं, जिससे गड्ढा खोदा जाता है, ऐसा टूल होता है ना गड्ढा खोदने के लिए,
तो इस स्पेड को मैं ले लेता हूँ, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्पेड कहते हैं, इसको हम स्पेड कहते हैं। तो वो राजा जो है वो देखते हैं कि हेर्मिट तो बड़ा थका हुआ है, इसलिए वो जवाब नहीं दे रहे हैं। तो राजा सोचते हैं कि चलो मैं इनकी मदद करवा देता हूँ। तो राजा कहते हैं कि लाओ आप मुझे अपना स्पेड दे दो, मैं आपकी जगह खोद लेता हूँ, आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। थैंक्स सेड द हेर्मिट, यहाँ पर हमने लाइन छोड़ दी, यहाँ से पढ़ते हैं हम। थैंक्स सेड द हेर्मिट, हेर्मिट बोलते हैं धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और अपनी जो है स्पेड राजा को दे देते हैं और ज़मीन पर ही बैठ जाते हैं। उसके बाद व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन। बेड्स का क्या मतलब है, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, यानी उन्होंने जब 2 छोटे छोटे गड्ढे खोद लिए राजा ने, तो वो बोलते हैं वापस से अपने क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं और हेर्मिट से वापस से बोलते हैं कि भाई इन 3 प्रश्नों का मुझे उत्तर दे दो। द हेर्मिट गिव नो आंसर, इस बार भी उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया, बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। फिर जो हेर्मिट हैं वो खड़े होते हैं और जो है स्पेड को उठा लेते हैं और कहते हैं कि चलो अब मैं खोद देता हूँ, अब मैं काम कर लेता हूँ, तुम थक गए होगे, तुम आराम करो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। फिर राजा ने सोचा कि नहीं, इस बार मैं उनको स्पेड नहीं दे रहा। राजा ने स्पेड दोबारा से उनको नहीं दी और खुद ही काम करने लगे। 1 hour passed, then another, 1-2 घंटे ऐसे बीतते गए। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, सूरज डूबा जा रहा था। एंड एट द लास्ट किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। फिर लास्ट में जो राजा थे उन्होंने जो स्पेड था वो ग्राउंड में ही रख दिया और बोला हेर्मिट से कि वाइज मैन, सज्जन व्यक्ति, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर आपसे जानने हैं। आप बहुत सज्जन हैं, आप बहुत होशियार हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। फिर वो बोलती हैं अगर आप मुझे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वापस ही घर चला जाऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि काफ़ी देर से वो कुछ बोल नहीं रहे थे, बार बार राजा प्रश्न पूछे जा रहे थे लेकिन हेर्मिट वापस में कोई रिप्लाई नहीं दे रहे थे। तो राजा को लगा कि ये मुझे आंसर नहीं देना चाह रहे। तो राजा कहते हैं अगर आप मुझे आंसर नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं वापस से घर चला जाता हूँ, आप मुझे बता तो दीजिए कि आपको मुझे कोई जवाब नहीं देना। Here comes someone running, said the hermit. फिर हेर्मिट बोलते हैं कि देखो देखो कोई आ रहा है तुम्हारे पीछे, और भागते भागते कोई आ रहा था राजा के पीछे। ठीक है, उसके बाद The king turned round and saw a bearded man running towards them. Bearded man, ठीक है। तो राजा पीछे मुड़कर देखा राजा ने और ये पाया कि एक जो है दाढ़ी वाला आदमी उनके पीछे पीछे भाग रहा था, मतलब आ रहा था उनकी तरफ। His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. और फिर अचानक से क्या हुआ, उसने अपने हाथ अपना पेट पर रख लिया और फिर राजा को दिखा कि भाई उसके पेट में से तो खून निकल रहा है। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो राजा के पास पहुंचा वो आदमी तो वो बेहोश हो गया। fainted मतलब lost consciousness, यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा जब किसी के लग जाए तो वीकनेस आ जाती है ना, तो मतलब वो बेहोश हो गया और वहीं ग्राउंड पे गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. जब राजा और उस हेर्मिट ने जो आदमी गिरा था उसके कपड़े उतारे तो देखा कि उसके पेट पर तो बहुत ज़्यादा चोटें आई हुई हैं, बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है और वो भी बड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज वाउंड थी। ठीक है। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. राजा ने क्या किया, राजा ने उसको धोया और अपने हैंकरचीफ से, अपने रुमाल से उसका पेट ढक दिया। ठीक है, उसे कवर किया, लेकिन जो ब्लड था वो रुक नहीं रहा था, ब्लड आए जा रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड until at last the bleeding stopped. राजा ने बहुत ज़्यादा कोशिश की और बार बार वो जो है रीड्रेस करते रहे, यानी बार बार रेस्ट अगेन करते रहे जब तक कि ब्लड स्टॉप ना हो जाए। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक. फिर मैन को थोड़ा अच्छा होश आया, मैन को, उस आदमी को, और उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ तो उसने कुछ पीने के लिए मांगा कि मुझे पानी चाहिए। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गैव इट टू हिम. राजा एकदम ताज़ा पानी लाता है और उन्हें दे देता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल. हवा ताज़ी हो चुकी थी, अब तक ठंडी हो चुकी थी और सन जो था, सूरज जो था तो पूरा डूब चुका था।
ठीक है, द किंग वेंट द हेरमिट्स हेल्प the king with the hermit's help carried the wounded man into the hunt and laid him on the bed. hermit की मदद से राजा उस आदमी को उठाते हैं, ये देखिए ये आदमी है जो कि देखिए इसके पेट से कितना खून आ रहा है, तो इस आदमी को अपनी झोपड़ी में hermit और राजा ले जाते हैं, ठीक है, और बेड पे लिटा देते हैं. द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट. फिर जो मैन था उसके पेट में से खून आ रहा था, वो वाला जो आदमी था उसने अपनी आंखें बंद करी और एकदम शांति से वहाँ लेट गया. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. राजा भी अपने काम से बहुत थक गया था, वो जमीन पर ही पूरी रात सो गया. व्हेन ही अवॉक इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. तो राजा जब सुबह सुबह उठा तो उसे कुछ याद नहीं आ रहा था कि भाई मैं यहाँ कैसे पहुँच गया और मेरे सामने ये दाढ़ी वाला आदमी कौन है. Forgive me, said the bearded man in a weak voice. अचानक से वो आदमी बोलता है मुझे माफ़ कर दो. When he saw that the king was awake, जैसे उसने देखा कि राजा जग गया है तो वो वीक सी आवाज़ में बोलता है Forgive me मतलब मुझे माफ़ कर दो. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. फिर राजा को याद आता है और वो बोलता है कि भाई तुम तो मुझे ऐसे ही मिल गए, ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ और ना ही तुम्हें ज़रूरत है मुझसे माफ़ी मांगने की. तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो, इसमें क्या हुआ, मैंने मदद करी है ना, मैंने थोड़ा ना कुछ ऐसा किया मतलब तुम्हारे साथ या तुमने मेरे साथ जिससे तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो. यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू. फिर वो आदमी बोलता है तुम मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं आपको जानता हूँ. आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वर रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी. सीज्ड का अर्थ होता है टुक बाय फोर्स, यानी ज़बरदस्ती किसी से छीन लेना. तो देखो वो बोलता है, वो आदमी बोलता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, ठीक है, और मैं तुमसे बदला लेना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरे भाई की मृत्यु करवाई है और प्रॉपर्टी भी हड़प ली है. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हैरमिट. मुझे पता था कि तुम उस हैरमिट से मिलने अकेले जा रहे हो. एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम. फिर मैंने सोचा कि तुमने मेरी प्रॉपर्टी छीनी और मेरे भाई की मृत्यु करवाई, इसी वजह से मैंने भी अपना मन बना लिया था तुम्हें मारने का जान से. इसलिए मेरा ये प्लान था कि मैं तुम्हें जैसे ही तुम घर आ रहे हो वापस तो मैं तुम्हें मार दूं. बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न. लेकिन तुम हैरमिट के यहाँ एक दिन तक पूरे रुके, यानी एक दिन पूरा बीत गया मुझे वेट करते करते, लेकिन तुम तो हैरमिट के यहाँ ही रह गए. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम upon your bodyguard who recognized me and wounded me. फिर मैं अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आया और तुम्हारे बॉडीगार्ड के पास गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो बॉडीगार्ड मुझे पहचान लेगा. उसने मुझे पहचान लिया और उस बॉडीगार्ड ने मुझे क्या किया, वाउंडेड मी, यानी मुझे मारा, ठीक है. I escaped from him but I should have died if you had not pressed my bounds. उसके बाद मैं जैसे तैसे कर उस बॉडीगार्ड से पीछा छुड़ाते हुए भागा और तुम्हारे पास आ ही रहा था, मतलब आपके पास आ ही रहा था और एकदम बेहोश हो गया. लेकिन अब तक मैं जिंदा नहीं होता क्योंकि तुमने मेरी मरहम पट्टी की, इसी वजह से मैं आज जिंदा हूँ, वरना मैं अभी जिंदा नहीं होता. आई विश टू किल यू. मैंने सोचा कि मैं तुम्हें मार दूंगा. एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ. मैंने विश किया तुम्हें मारने का लेकिन तुमने ही मेरी जान बचाई. नाउ इफ आई लाइव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम. फॉरगिव मी. फेथफुल का अर्थ होता है लॉयल एंड ट्रू, यानी सच्चा और एकदम ऑनेस्ट, लॉयल. तो अब वो बोलता है कि तो आज तुम्हारी वजह से ही मेरी जान बची है, अगर आप नहीं होते तो मैं भी नहीं होता. अगर आप हैं, आपने ही मेरी जान बचाई, इसलिए अब मैं जिंदा हूँ तो आई विल सर्व यू एज ए मोस्ट फेथफुल सर्वेंट. मतलब जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक मैं आपका नौकर बनकर रहना चाहूँगा, फेथफुल सर्वेंट बनकर रहना चाहूँगा. एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम. और मेरे जो बेटे हैं उनको भी सेम करने के लिए बोलूँगा. मुझे माफ़ कर दीजिए, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. राजा तो बड़ा खुश हो गया कि मेरा जो दुश्मन था उसे इतनी अच्छे से मैंने दोस्त बना लिया, इतनी आसानी से मैंने उसका दिल जीत लिया और उसे दोस्त बना लिया. He not only forgave him but said he would send his servants and
his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property. राजा ने उसको एकदम जल्दी से ही माफ़ कर दिया, ठीक है। और इतना ही नहीं, उन्होंने राजा ने क्या किया, उस आदमी के लिए अपने नौकरों को और अपने खुद के डॉक्टर को भेजा, ठीक है। और बोला कि भाई मेरे जो सर्वेंट्स हैं, मेरे जो नौकर हैं और मेरे जो डॉक्टर हैं, मैं उन्हें तुम्हारे पास ज़रूर भेजूंगा तुम्हारी देखभाल करने के लिए, क्योंकि इस समय तुम बहुत बुरी कंडीशन में हो, तुम्हारे पेट पे बहुत बड़ा घाव है। और राजा ने ये भी प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी वापस दे दूंगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. फिर उस wounded man के पास से गुजर कर वो जो है किंग जो है वो hermit को ढूंढने लग जाते हैं। Before going away, he wished one more to get answers to his questions. अब राजा जाने वाले होते हैं और वो चाहते हैं कि एक बार hermit मुझे आंसर्स दे दें क्वेश्चंस का, तो वो एक और बार प्रयास करना चाहते हैं, क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं hermit से। The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. यानी एक दिन पहले जो उन्होंने गड्ढे खोदे थे उनमें वो सीड को बो रहे थे, ठीक है। उसके बाद देखिए, द किंग वेंट अप टू द हेरमिट एंड सेड, जो राजा हैं वो हेरमिट के पास जाते हैं और बोलते हैं, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। वो बोलते हैं मैं आपसे भीख मांगता हूँ आखिरी बार कि प्लीज़ मेरे क्वेश्चंस का आंसर कर दीजिए वाइज मैन, ऐसे वो जाकर बोलते हैं। फिर हेरमिट बोलता है, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, लेकिन तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तो तुम्हें पहले से ही मिल गए हैं। Said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. जो हेरमिट है वो राजा की तरफ देखते हुए बोलता है, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। फिर राजा तो बिल्कुल नहीं समझ पाता कि मुझे 3 प्रश्नों के उत्तर कैसे मिल गए, आपने अपने मुंह से तो मुझे क्वेश्चंस के आंसर दिए ही नहीं। तो वो बोलते हैं कि मुझे कैसे आंसर मिल गए अपने तीनों प्रश्नों के, आप कहना क्या चाहते हैं। वो बड़े कंफ्यूज हो गए राजा। Do you not see? replied the hermit. Hermit बोलते हैं, आपने नहीं देखा। If you had not pited my weakness yesterday and had not dug these bed for me, you would have gone away. यानी अगर तुम कल मेरी वीकनेस, मैं बहुत थका हुआ था, ठीक है, अगर तुम मेरे पे दया खाकर या फिर मेरी मदद करने के इरादे से उन गड्ढों को मेरे लिए ना खोदते, यानी तुमने कल मेरी मदद करी, अगर तुम कल मेरी मदद नहीं करते और इन गड्ढों को मेरे लिए नहीं खोलते, यू वुड हैव गॉन अवे, तुम यहाँ से जा चुके होते। अगर मान लो राजा आता, कहानी कुछ इस तरीके से होती कि भाई राजा आया, उसने देखा हेरमिट काम में व्यस्त है, राजा ने अपने तीनों प्रश्न पूछे, हेरमिट ने कोई जवाब नहीं दिया, तो राजा वहाँ से चला गया। लेकिन ऐसा नहीं किया राजा ने क्या किया, मदद की। क्या किया, मदद की ना, मदद की, गड्ढा खोदा। और अगर वो मदद नहीं करते तो वो वहाँ से चले जाते, अगर वो वहाँ से चले जाते तो जो आदमी राजा को मारने के मकसद से आया था वो मार देता, है ना, वो मार देता, ठीक है। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और तब राजा सोचता कि काश मैं उस हेरमिट के साथ रह लेता। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम क्या था, जब तुम गड्ढे खोद रहे थे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम था। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और उस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदमी मैं था तुम्हारे लिए। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या था तुम्हारे लिए, मेरा भला करना, क्योंकि अगर तुम मेरा भला नहीं करते, मेरी मदद नहीं करते, तो वो आदमी तुम्हें मार देता, क्योंकि तब तक तो वो बॉडीगार्ड के पास गया भी नहीं था ना, और तब तक तो उस आदमी की घाव भी नहीं लगी थी। तो अगर राजा वापस चला जाता, ना रुकता हेरमिट के साथ, तो वो आदमी राजा को मार देता, है ना। उसके बाद देखिए, आफ्टरवर्ड्स when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. उसके बाद जब उसके घाव लगी थी और वो आदमी आया था राजा के पास, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम उस समय क्या था, जब राजा उसकी देखभाल कर रहा था, है ना, मरहम पट्टी कर रहा था, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था उस समय। Because if you had not dressed his wound, he would have died without having made peace with you. तो देखिए, अब यहाँ पर अगर उसकी मरहम पट्टी तुम नहीं करते, अगर उसकी देखभाल तुम नहीं करते, तो वो आदमी मर जाता और तुम्हारा दुश्मन का दुश्मन ही रह जाता। अभी क्या हुआ, अभी दोस्ती कर ली, है ना, अभी तुमने दोस्ती कर ली, लेकिन
कोई दोस्ती वोस्ती नहीं होती, तुम्हारा वो दुश्मन का दुश्मन ही रहता है और उसके बेटे भी तुम्हारे दुश्मन बन जाते। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन। उस समय वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन था। एंड वाट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। यानी वो आदमी जिसके घाव लगी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट मैन था उस समय, और जो तुमने उसके लिए किया वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी तुम्हारे लिए उस समय। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। हमेशा याद रखिए, ठीक है, हमेशा याद रखो कि वो समय, एक ही समय होता है, एक टाइम पे एक ही समय होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो समय होता है अभी का। यानी अभी जो आपका समय है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। क्योंकि यही एक ऐसा टाइम है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास पावर है कुछ भी करने की, ठीक है। अभी आप क्या कर सकते हो, भाई उठ सकते हो, बैठ सकते हो, यही है पावर आपके पास एक्ट करने की, है ना। तो जो नाउ है, जो अभी प्रेजेंट है आपका, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट द पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स। तो देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या बताया मैंने, प्रेजेंट, यानी अभी जो चल रहा है वो इंपॉर्टेंट टाइम। और अभी आप जिस भी व्यक्ति के साथ हो वो आपके लिए इस समय का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा, किससे आप मिलोगे, क्या किसी और से मिलोगे भी या इसी के साथ रहोगे, क्या होगा कोई नहीं जानता। तो जिस पर्सन के साथ हो उसके साथ अच्छा करो, अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि वही पर्सन इसी समय का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट person good because we were sent into this world for that purpose alone। और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि जिस भी व्यक्ति के साथ आप हो, यानी जो भी आपका इंपॉर्टेंट पर्सन है इस समय, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, उसकी मदद करो, क्योंकि इसी पर्पस के लिए भगवान ने हमें भेजा है। खुश रहिए, सबकी मदद करते रहिए, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए, है ना, जिए। तो इसी वजह से, इसी रीज़न की वजह से भगवान ने हमें, इसी पर्पस की वजह से हमें इस दुनिया में भेजा है। तो सबकी मदद कीजिए और खुद भी खुश रहिए, है ना। तो क्या समझा हमने कि प्रेजेंट समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय है। जिस व्यक्ति के साथ हो उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि क्या पता अगर आप अच्छा व्यवहार ना करो तो आगे भी वो आपका दुश्मन बन जाए और आगे भी आपके साथ अच्छा ना करे, क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होता है। तो जिस व्यक्त में हो आप, जो अभी चल रहा है वक्त, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वक्त है। जिस पर्सन के साथ हो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, उसके साथ कैसा व्यवहार करते हो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बिजनेस है, यानी अपना काम है। आपको अच्छा व्यवहार करना है, वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। और दूसरों के साथ भला करो, खुद भी खुश रहो, क्योंकि दूसरों की जब हेल्प करते हैं तो खुद को भी खुशी मिलती है। और जिसकी आप हेल्प करोगे, मतलब जिसके साथ आप जैसा व्यवहार करोगे वो भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। दूसरों की मदद करोगे तो आपको भी मदद मिलेगी, ठीक है। और इसी पर्पस के लिए भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है। तो खुश रहिए और खुशी फैलाते रहिए, दूसरों की मदद करते रहिए। कहानी लिखी है हमारी लियो टॉलस्टॉय ने, ठीक है। और यही हमारा चैप्टर था, बहुत अच्छा चैप्टर था, एंड आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। कहीं पे भी कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में तो आप पूछ ही सकते हैं। और बाकी आपको वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।